हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए प्ले के साथ में, टीजीटी के एक नए सेक्शन के साथ में, जिसका नाम है स्ट्राइफ। ये एक प्ले है, लिखा गया है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा। इसमें दिखाया गया है एक द्वंद्व जो कैपिटलिस्ट और वर्किंग क्लास के बीच में होता है। ये ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट है और इसमें बताया गया है कि गाल्सवर्दी ने उस समय पर जो हड़ताल होती थी वहाँ पर क्या क्या उन्होंने नोटिस किया, क्या क्या उन्होंने देखा कि हड़ताल का वर्किंग क्लास और बिजनेस क्लास पर क्या असर पड़ता है। तो अब देर न करते हुए इस चीज़ को हम इस प्ले की जो स्टोरी है उसको बहुत इजी तरीके से मैं हिंदी में आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ और शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद में देखिए स्ट्राइफ है। स्ट्राइफ को कंपोज कब किया गया था? देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती है, यहाँ पर ये 1709 जी 1907 में लिखा गया था। इसका अगर कंपोज की बात करें तो 1907 में लिखा गया था। उसके बाद में अगर हम इसके पब्लिश की डेट बात करें तो पब्लिश हुई थी ये 1909 में। ठीक है, स्ट्राइफ को पब्लिश किया गया था 1909 में। और कहाँ पर किया गया था? ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर। देखिए ये उस थिएटर का नाम है, ड्यूक्स ऑफ यॉर्क्स थिएटर, लंदन में है, और बाय चार्ल्स फ्रोमैन। ठीक है, चार्ल्स फ्रोमैन के द्वारा इसको क्या किया गया था? पब्लिश कराया गया था। और फिर इसको थिएटर में दिखाया गया। थिएटर में इसको कब दिखाया गया? न्यू थिएटर में दिखाया गया इसको। न्यूयॉर्क के न्यू थिएटर में सबसे पहली बार इसको प्ले किया गया था वहाँ पर, उस थिएटर में। जब न्यूयॉर्क के अंदर न्यू थिएटर खुला था तब सबसे पहले उसके अंदर जिस प्ले को प्ले किया गया था वो स्ट्राइफ था, और तारीख थी 17 नवंबर 1909। ठीक है, फर्स्ट प्ले प्रोड्यूस्ड एट दिस थिएटर, इट इज ओपन इन 6 नवंबर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। चलते हैं आगे। इसके बाद में हम इसका नरेशन करने वाले हैं। नरेशन में आप देख ही रहे होंगे, मैं हिंदी में आपके लिए लेकर आई हूँ, एक बहुत इजी तरीके से लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर क्या आपको जानना है। ये बात आती है त्रिनार्था टीन पैलेट वर्क्स फैक्ट्री की। देखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि उस फैक्ट्री का नाम क्या है। स्ट्राइफ के अंदर जिस फैक्ट्री में हड़ताल हुई थी उस फैक्ट्री का नाम क्या है? तो आपको बताना है त्रिनार्था टीन पैलेट वर्क्स फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम है। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, इसे नोट कर लें। ठीक है, त्रिनार्था टीन पैलेट फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों, में मजदूरों को हड़ताल को काफ़ी दिन हो चुके थे। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को चिंता होने लगी थी कि कहीं कंपनी बिखर ना जाए। देखिए ये दो लोगों की कहानी है, मैं आपको बता दूं, ये दो लोगों की कहानी है। और वो दो लोग हैं वहाँ के, जो चीफ हीरो है इसमें वो है डेविड रॉबर्ट्स। जो वहाँ कमेटी है, जो गरीब लोग हैं, वर्कर हैं, उनके हकदार होते हैं, उनके दावेदार होते हैं, उनके भला सोचने वाले होते हैं। और दूसरे व्यक्ति है जॉन एंथनी, जो चेयरमैन है कंपनी के, त्रिनार्था टीन पैलेट वर्क्स के, जो कंपनी की जो है भलाई सोचते हैं। ठीक है, दोनों व्यक्ति हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। जब हड़ताल हो रही है, सब कुछ, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स है, 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनको लगता है कि कंपनी अब बिखर ना जाए, लेकिन कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा। इसी सीट मेटल प्लांट के चेयरमैन ऑफ बोर्ड्स हैं जॉन एंथनी। कौन है? जॉन एंथनी वहाँ के चेयरमैन है उस बोर्ड के। ठीक है, और वो काफ़ी जिद्दी स्वभाव के हैं, सिद्धांतवादी भी हैं, मजदूरों की मांगों को मानने से मना कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वो जो फैक्ट्री है, इस बात को ध्यान रखिए, वो शीट मेटल प्लांट है। ठीक है, शीट मेटल प्लांट है वो, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। और जो इसके मैनेजर है इस शीट मेटल प्लांट के, वो है फ्रांसिस अंडरवुड। फ्रांसिस अंडरवुड इसके मैनेजर हैं। और ये जॉन एंथनी है, उनके दामाद भी हैं। देखिए जो मतलब बोर्ड ऑफ चेयरमैन कौन है? जॉन एंथनी है, और उस कंपनी के उस प्लांट के जो मैनेजर है वो फ्रांसिस अंडरवुड है, जो जॉन एंथनी के दामाद हैं, जो मजदूरों के लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन अपनी पोस्ट की वजह से मजदूरों का खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके जो उनके फादर इन लॉ है वो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ चेयरमैन है, तो वो वहाँ पर जो है खुलकर बोल नहीं सकते मजदूरों के फेवर में, क्योंकि वे काफ़ी जिद्दी स्वभाव के हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो इसमें कैरेक्टर है वो है फ्रांसिस अंडरवुड की पत्नी एनिड अंडरवुड, यानी जॉन एंटनी की जो बेटी है उनका नाम है एनिड। एनिड अंडरवुड भी मजदूरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, लेकिन वो जैसा कि कंपनी उस कंपनी में काम नहीं करती तो उसके हाथ फ्रांसिस की तरह बंधे नहीं है। फ्रांसिस अंडरवुड क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वहाँ पर जॉब करते हैं, लेकिन एनेट जो उनकी वाइफ है और एंटनी की बेटी है वो कंपनी में काम नहीं करती, इसलिए वो किसी भी तरह से बाध्य नहीं है, तो वो मजदूरों के लिए खुलकर बोलती भी है और काम भी करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो एनेड है वो जॉन एंथनी की बेटी है, पिता मजदूरों के खिलाफ और बेटी जो है मजदूरों के साथ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वर्कर्स ऑन स्ट्राइक मीटिंग के लिए अंडरवुड होम में इकट्ठा होते हैं। अब देखिए, एक मीटिंग हो रही है जिसमें सोच रहे हैं कि शायद कोई हल निकल जाए, तो जो वर्कर्स हैं स्ट्राइक पर बैठे हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एक मीटिंग करते हैं अंडरवुड होम पर, वहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं। मजदूरों की तरफ से जो नेता हैं वो कौन है? डेविड रॉबर्ट्स। डेविड रॉबर्ट्स मजदूरों के नेता है, वो भी जिद्दी और हठकर्मी है। देखिए, बात यह है कि जो मजदूरों के नेता है डेविड रॉबर्ट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो चेयरपर्सन है एंथनी है, ये दोनों काफ़ी मजबूत कैरेक्टर है जो अपनी जिद पर अड़े हैं और अपने ग्रुप का, अपने पार्टी का भला चाहते हैं। डेविड रॉबर्ट्स गरीब वर्कर्स हैं वहाँ पर उनकी भलाई के लिए काम करता है, जिद्दी है, ताकि वो चाहता है कि मेरी जिद से इनका जो गरीब वर्कर्स हैं इनका भला हो जाएगा। और जो एंथनी है वो बोर्ड ऑफ चेयरमैन है, तो वो चाहता है कि अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूँगा तो मजदूर जो है पैसे की, खाने की और मतलब दैनिक जो ज़रूरतें होती हैं उनके अभाव में जल्दी अपनी जिद तोड़ देंगे। तो दोनों व्यक्ति काफ़ी बेहतर तरीके से काम करते हैं, लेकिन देखिए भला किसका होता है। वो किसी भी कीमत पर अपनी मांग से नहीं हटना चाहता। ठीक है, जो कौन? डेविड रॉबर्ट्स जो है अपनी किसी भी कीमत पर अपनी मांग से नहीं हटेगा। मीटिंग में डेविड रॉबर्ट्स के जो काउंटर पार्ट है 75 साल के जॉन एंथनी है। अब देखिए, कई बार उम्र पूछ ली जाती है, तो जो जॉन एंथनी है उनकी उम्र कितनी है? 75 साल है, जो डेविड रॉबर्ट्स के विरोधी हैं। मजदूरों की मांग को वो मानने से इनकार कर देते हैं। जॉन एंथनी एक पुराने कंजर्वेटिव बिजनेसमैन है जिनका मानना है कि किसी भी हालत में उन्हें झुकना नहीं है। अब जो जॉन एंथनी है वो एक काफ़ी पुराने ख्यालों के व्यक्ति है। वे कहते हैं कि अगर मैं झुकूंगा नहीं तो मैं कंपनी में बड़ा व्यक्ति हूँ, तो मुझे झुकना नहीं चाहिए, जो वर्कर है वे छोटे हैं वे झुकेंगे। जॉन एंथनी का मानना है कि एक कंपनी में एक ही मास्टर या मालिक हो सकता है और वो मैं हूँ। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूँ, ये वाली जो आपकी लाइन है ये कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, कई बार पूछी जा चुकी है। जॉन एंथनी का मानना है कि कंपनी में सिर्फ एक ही मालिक हो सकता है, एक ही मास्टर हो सकता है और वो मैं हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो पुराने कंजर्वेटिव ख्यालात के लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वे कहते हैं कि एक म्यान में एक तलवार रह सकती है। तो उसी तरह से एक कंपनी में सिर्फ एक ही मास्टर या मालिक हो सकता है, मैं यहाँ का मालिक हूँ, दैट्स ऑल। अब तक अपने 32 साल के करियर में वो 4 हड़तालें सुलझा चुके हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उनका करियर कितने साल का था, तो 32 साल का था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनती है आपके, क्या क्या बनते हैं देख लीजिएगा कि जो जॉन एंथनी थे उनका कार्यकाल कितने का था? 32 साल का था, और अब तक वो कितनी हड़तालें सुलझा चुके थे? तो 4 हड़तालें सुलझा चुके थे। उनका मानना था कि थोड़ी सी जिद मजदूरों को झुकने को मजबूर कर देगी। कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स जॉन एंथनी के इस अड़ियल व्यवहार से, इस अड़ियल रवैये से परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर कहीं ज़्यादा लंबी हड़ताल की जाएगी तो जो कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं वो उनको नाराज कर देगी। कंपनी के मैनेजर फ्रांसिस अंडरवुड एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वह हड़ताल की वजह से हो रहे मजदूरों के नुकसानों परेशानियों को बताता है।
देखिए फ्रांसिस अंडरवुड वैसे तो जॉन एंथनी के दामाद है, तो वो सीधा सामने से व्यवहार नहीं कर सकते मजदूरों के लिए, वो उनके मजदूरों के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें वो मजदूरों के नुकसान और परेशानियों के बारे में बताता है। सिचुएशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इसी बीच यूनियन में हड़ताल कर रहे मजदूरों से अपना सपोर्ट व समर्थन वापस ले लिया है, क्योंकि यूनियन में हड़ताल करे मजदूरों से अपना सपोर्ट व समर्थन वापस ले लिया है। वे कहते हैं कि बस अब जो यूनियन के अधिकारी है वो साइमन हार्नेस है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, साइमन हार्नेस, जो यूनियन के अधिकारी है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मजदूरों के बीच समझौता कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जो बीच में आते हैं और बताते हैं कि अब कि मेरे जो है नियमों को आप माने। देखिए ये क्या करते हैं, जो जॉन एंथनी है वे मजदूरों की सभी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, उनकी सभी शर्तों को मानने से इनकार कर देते हैं कि, और दूसरे व्यक्ति है डेविड रॉबर्ट्स, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कि मजदूरों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी शर्तें हैं क्या है। लेकिन इसी बीच में आ जाते हैं तीसरे साइमन हार्नेस। ठीक है, साइमन हार्नेस आ जाते हैं तीसरे, और वो यूनियन के अधिकारी हैं। ठीक है, अब वो एक ऐसा समझौता बनाने की कोशिश करते हैं जिससे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और मजदूर है उनकी थोड़ी थोड़ी मांगे जो है कम कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, जिससे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी ज़्यादा जोर ना पड़े और मजदूरों का भी ज़्यादा कुछ ना छीने। वो मतलब कुछ जैसे कहते हैं ना कोमल सी या सॉफ्ट शर्तें लेकर आते हैं, जिससे सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं दोनों के लिए। वो अब वो बीच में आते हैं, वो जिद्दी नहीं है। पहले वो कंपनी के डायरेक्टर्स एंथनी से मिलता है, लेकिन उस मीटिंग में एंथनी की जिद कोई रिजल्ट नहीं देती। फिर साइमन हार्नेस मजदूरों के पास जाता है, उनके साथ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। फिर वहाँ भी डेविड रॉबर्ट्स अड़ जाता है, किसी भी मांग को ख़त्म करने से मना कर देता है। मजदूरों के हालात बदतर होते जा रहे हैं। कई मजदूर तो हड़ताल ख़त्म करने वाले थे लेकिन रॉबर्ट्स मना कर देता है। हड़ताल ख़त्म करने वाले इसलिए थे क्योंकि लोग भूख से मर रहे थे, छोटे बच्चे, गरीब बच्चे जो मजदूरों के हैं वो भूख से मर रहे थे। अब वो कहते हैं कि इनको अब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता। उन पर ये चीज़ उनका क्या था, वीक पॉइंट था कि उनके घर में खाने को नहीं है, उनके पास रहने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर जो है चीज़ें उनको कमज़ोर बना रही थी। उसके बाद में क्या होता है, डेविड रॉबर्ट्स की जो वाइफ है, जो मजदूरों का नेता है, उनकी जो वाइफ है एने रॉबर्ट्स, अब मर रही है। उनका का जो कमज़ोर दिल है अब ठंड और भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो हड़ताल पर बैठी है जो स्ट्राइक की वजह से उनकी ज़िंदगी में आई है। एक समय एनी रॉबर्ट्स अंडरवुड होम में नौकरानी थी। उसकी पुरानी मालकिन एनिट अंडरवुड उससे मिलने आती है और एनी को खाना देती है, लेकिन वो खुददार डेविड रॉबर्ट्स खाना लेने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके यहाँ से कुछ लें, तो ये चीज़ जो है एक वीक पॉइंट बन जाएगा डेविड रॉबर्ट्स के लिए, उसके मजदूरों के लिए एक वीक पॉइंट बन जाएगा। जॉन एंथनी की बेटी से वो कोई मदद नहीं लेना चाहती। एनिड उसे अपनी बीवी की सेहत और जान की दुहाई देती है कि उसके लिए स्ट्राइक खत्म कर दे, लेकिन डेविड ऐसा करने से मना कर देता है। साइमन हार्नेस फिर मजदूरों के साथ मीटिंग करता है। मीटिंग में साफ हो जाता है कि ज़्यादातर मजदूर स्ट्राइक खत्म करना चाहते हैं। कुछ मजदूर यूनियन की शर्तों पर स्ट्राइक खत्म करने को तैयार हो जाते हैं। साइमन हार्नेस यूनियन के सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस साइमन हार्नेस यूनियन के ऑफिशियल व्यक्ति हैं और उन्होंने कुछ शर्तें लिखी हैं जो डेविड रॉबर्ट्स की शर्तों से कुछ आसान है, लेकिन कंपनी उसे मान लेगी। इसीलिए उसने लिखा कि कंपनी उसे मान लेगी। डेविड रॉबर्ट्स की शर्तें थोड़ी कठिन हैं और कंपनी के लिए उन्हें मानना भी मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम देखें कि कौन सी शर्तें मजदूरों के हक में होगी तो वो है डेविड रॉबर्ट्स की शर्तें। डेविड रॉबर्ट्स की शर्तें कठिन तो है लेकिन वो मजदूरों के हक में होगी। जब साइमन हार्नेस मजदूरों को समझा रहा होता है कि तो मजदूर तैयार हो जाते हैं, तभी वहाँ पर डेविड रॉबर्ट्स आता है। लोग उनकी बातें सुनने से मना कर देते हैं, लेकिन डेविड एक अच्छा वक्ता है,
वो एक अच्छा ओरेटर है, और डेविड रॉबर्ट्स इन्फ्लुएंसिंग वर्कर्स विद हिज ओरेटरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो कहता है कि थोड़े दिन की और हड़ताल हमारी सारी बातों को मनवा देगी। तभी वहां पर एक औरत आती है और एनी रॉबर्ट्स के मरने की खबर देती है। एनी रॉबर्ट्स जो डेविड रॉबर्ट्स की वाइफ है, उनकी डेथ हो जाती है। सभी को लगता है कि अगर अब भी वो ऐसे ही अड़े रहे तो आगे भी ऐसी ट्रेजेडी होती रहेगी। सभी लोग यूनियन की मांगों पर हड़ताल खत्म करने को राजी हो जाते हैं। एनी रॉबर्ट्स की मौत की न्यूज़ डायरेक्टर के पास जाती है। एडगर एंथनी जो जॉन एंथनी का बेटा है, वो खड़ा होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एनी की मौत का जिम्मेदार बताता है। देखिए ये थर्ड, इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो एडगर है। एडगर कौन है? जॉन एंथनी का बेटा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मौत के लिए वो उनको जिम्मेदार ठहराता है और कहता है कि अगर मजदूरों के हक में काम करना है कि उन्हें अब क्या करना होगा, मजदूरों के हक में काम करना होगा। एक डेथ हो चुकी है, एक बेवजह मौत हो चुकी है, और सभी जो डायरेक्टर्स है एक बेवजह मौत पर गिल्ट महसूस करते हैं। जॉन एंथनी अभी भी कंपनी को ना झुकने की सलाह देता है, लेकिन डायरेक्टर्स मजदूरों की बात मान लेते हैं एंथनी के खिलाफ जाकर, और जो मांगे यूनियन द्वारा बताई गई थी यानी साइमन हार्नेस वाली मांगों को मान लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, साइमन की एक मांग ये भी थी कि एंथनी को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना होगा। अब जो हार्नेस है उन्होंने एक मांग रखी थी कि जो एंथनी है उनको पोस्ट से रिजाइन करना होगा। जिस टाइम साइमन और मजदूरों और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, उस शाम सभी बहुत दुखी थे। एंथनी ये जानते थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें वोट आउट करके निकाल देंगे, तो अब उन्हें पता था कि जो साइमन की है वो मांग ये मान ली गई है, तो अब ये भी मांग मान ली जाएगी कि एंथनी की पोस्ट रिजाइन दे। तो उससे पहले ही कि कोई उनको कहे कि रिजाइन करो, वो रिजाइन कर देते हैं। मीटिंग में तय हो जाता है कि जो मजदूर है यूनियन की शर्तों पर हड़ताल खत्म कर देंगे। सारी शर्तें मान ली जाती है, मजदूर अपनी हड़ताल खत्म कर देते हैं। दोनों लीडर यानी कंपनी के लीडर जॉन एंथनी और मजदूरों के लीडर डेविड रॉबर्ट्स दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। दोनों सोचते हैं कि उन्होंने अपने अपने लोगों के लिए इतनी मेहनत की। डेविड रॉबर्ट्स की तो वाइफ भी गुजर गई, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनके लोगों ने उन्हें चाय से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अचानक से दोनों के मन में जो नफरत थी एक दूसरे के लिए मोरल रेस्पेक्ट में बदल जाती है कि अब हम दोनों जो है एक ही कंडीशन में, अपने लोगों के लिए हमने इतनी मेहनत की और अब उनमें से कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है वो है इसके कैरेक्टर्स। देखिए ये एक स्ट्राइफ है जो 1909 में लिखी गई थी, सॉरी 1907 में लिखी गई थी, 1909 में पब्लिश हुई थी। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले है जॉन एंथनी जो इसके मेन कैरेक्टर हैं, ठीक है, और जॉन एंथनी है वो बोर्ड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ अ शीट मेटल प्लांट, ठीक है, एज उनकी है 75 ईयर्स। डेविड रॉबर्ट्स हैं, ये एक जीलस लीडर हैं स्ट्राइकिंग वर्कर के। एनी रॉबर्ट्स है जो डेविड की वाइफ है। एडगर एंथनी है जॉन एंथनी के सन है। फ्रांसिस अंडरवुड जो है एंथनी के दामाद होते हैं और कंपनी के मैनेजर होते हैं। एनिड अंडरवुड फ्रांसिस की वाइफ होती है, और साइमन हार्नेस यूनियन के ऑफिसर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हुआ, नोट करें। आगे बढ़ते हैं इसकी थीम पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। कई बार जो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो थीम और कॉन्फ्लिक्ट में से पूछे गए हैं। तो इसके अंदर जो थीम है वो है कैपिटल एंड लेबर, ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। थीम लिखी गई है कैपिटल एंड लेबर के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर है बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट होता है। अब आपका काम बचता है लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे चैनल मेरी मेहनत पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसको देखें, ठीक है। यहाँ तक के लिए आपका धन्यवाद।